नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका जो सेकंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधारित्रों का संयोजन देखने वाले हैं। इस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। दोनों ही संयोजनों को हम यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, आप कक्षा 10 में प्रतिरोधों का संयोजन देख चुके हैं। कक्षा 10 में आपने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित करके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया था। ठीक उसी प्रकार से ही हम संधारित्रों को भी श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित करके तुल्य धारिता यहां पर ज्ञात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सिमिलर प्रोसेस होने वाली है, सिमिलर तरीके से हम चलेंगे। जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से अलग होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां पर देखते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन कितनी प्रकार से किया जा सकता है। संयोजन का मतलब है दो या दो से अधिक जब संधारित्र होंगे तो उनको हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे। संयोजन तारों से यदि उनको जोड़ देते हैं तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला यहां पर हम ज्ञात करेंगे। तो संधारित्रों का संयोजन, दोस्तों संधारित्रों का संयोजन कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो प्रकार है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन हम सर्वप्रथम ले लेते हैं। पहला जो पार्ट है हमारे पास में वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोग समझ लेंगे ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते समय हमें थोड़ा सा आसानी रहे, इजी कम रहे। तो देखिए, हम यहां पर तीन संधारित्र लेंगे और जिनकी धारिताएं हम C1, C2 तथा C3 लेकर चलेंगे। ये हमारे पास में दूसरा संधारित्र है और ये हमारे पास में तीसरा संधारित्र है। ये हमने तीन संधारित्र यहां पर ले लिए हैं और इन तीनों संधारित्रों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखिए, इन चीजों को आप लोगों को समझना है एक एक करके। ये एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है, ये एक बैटरी का साइन है, ये सेल का प्रतीक चिन्ह होता है, सेल का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। क्लियर? और इस सेल के प्रतीक चिन्ह के अंदर जो सिरा इसमें बड़ा होता है ये होता है धन विभव पर, उच्च विभव पर, और ये जो सिरा है वो होता है ऋण विभव पर। मतलब इस छोटे वाले सिरे से बड़े वाले सिरे का विभव अधिक होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कोई सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है या इसका जो वोल्टेज है, अभी आप विद्युत वाहक बल नहीं समझ पाएंगे, अभी आप समझ लीजिए कि इस सेल का जो वोल्टेज है वो है V। इस सेल का वोल्टेज कितना है? V है। ये अपने सिरों पर कुछ विद्युत उपकरणों को जब संयोजित करेंगे तो उनके ऊपर V वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, V वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहां पर हमने V वोल्टेज की एक बैटरी ली है, सेल लिया है। यहां पर आप इस सर्किट में कुंजी भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या लगा देंगे? कुंजी। अब देखिए, ये जो तीन हमने यहां पर दिखाए हैं ये संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है। ये दो प्लेटें आप देखते हैं, ये है संधारित्र का प्रतीक चिन्ह और इसमें से एक प्लेट के ऊपर होता है प्लस में आवेश और दूसरी प्लेट पर होता है माइनस में आवेश। तो आप यहां से देखेंगे कि इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे से हमने इस संधारित्र को जोड़ा। इस संधारित्र की जो धारिता है वो मैं कंसीडर कर लूं कि इसकी धारिता C1,
इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता कितनी है, C3 है। C1, C2, C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों को हमने V वोल्ट वाले सेल से श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। देखिए एक के बाद में एक की जो प्लेट है, दूसरी जो प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहां से आप देखेंगे कि पॉजिटिव सिरे से जब ये वाली प्लेट जुड़ती है तो इसके ऊपर हम कंसीडर कर लें प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। तो इसके ऊपर जब प्लस क्यू चार्ज आता है तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस क्यू। अब देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसके इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया तो इसके अंदरूनी सिरे के ऊपर आ गया। चलिए मैं यहां पर समझा देता हूं। पहले संधारित्र के आंतरिक भाग पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसके आंतरिक भाग पर माइनस में और बाहरी भाग में जो प्लस चार्ज आता है इस तरीके से। लेकिन ये जो प्लस चार्ज है वो दूसरे संधारित्र की इस प्लेट के ऊपर प्रतिकर्षण बल की वजह से स्थानांतरित हो जाता है। तो इस पर प्लस क्यों आया, इस पर माइनस क्यों आया और यहां पर भी प्लस क्यों आया, लेकिन वो प्रतिकर्षित होकर यहां आ गया तो यहां पर भी माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, तो इसके इस वाले सिरे के ऊपर आ जाएगा माइनस क्यू। मतलब ये अंदरूनी भागों में ये चार्ज होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे इस संधारित्र की इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू, इस पर फिर से प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू होगा, इस पर प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू होगा। क्लियर। तो यदि हम बात करें कि संधारित्र का कुल आवेश तो वो तो हम जानते हैं शून्य होता है, बट यहां पर संधारित्र का आवेश की चर्चा यहां पर करें तो इसका होता है Q, क्योंकि वो किसी एक प्लेट का आवेश होता है। तो संधारित्र के किसी एक प्लेट का आवेश यहां पर Q है, इसका भी Q है, इसका भी Q है। इट मींस ये हुआ कि जब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तब सभी संधारित्रों पर, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है। ये आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है। इसके ऊपर प्लस क्यू, इस पर भी इस संधारित्र का आवेश कंसीडर करेंगे तो प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, तीनों संधारित्रों पर आवेश है वो समान है। आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, समान। अब ये जो V वोल्टेज का विभवांतर है वो इन तीनों संधारित्रों पर ड्रॉप हो जाएगा। इसके सिरों के ऊपर है वोल्टेज V1, दूसरा जो संधारित्र है उसके सिरों पर वोल्टेज V2 और तीसरा जो संधारित्र है उसके सिरों पर वोल्टेज लगा हुआ है V3। तो V1, V2 और V3 इन संधारित्रों पर विभव पतन हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। मतलब ये समझना कि जैसे ये जो बैटरी है वो है जैसे 10 वोल्ट की, तो 10 में से 2 इस पर हो गया, 3 इस पर हो गया, 5 इस पर हो गया। ये जो वोल्टेज, जितने वोल्टेज की बैटरी आपने ली है वो टोटल वोल्टेज इन तीनों के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। तीनों श्रेणी क्रम में है और इस V का जो मान है वो V1, V2 तथा V3 तीनों के योग के बराबर होता है, क्योंकि बैटरी का जो विभव होता है, विद्युत वाहक बल होता है, वो तीनों सेलों पर ड्रॉप हो जाता है, विभव पतन जिसे हम कहते हैं। तो V का जो मान है वो V1, V2, V3 तीनों के योग के बराबर होगा। तो जो डायग्राम है वो आप लोगों को अब तक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमने यहां पर 3 संधारित्र लिए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 तीनों श्रेणी क्रम में एक बैटरी V वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्टेड है। जब V वोल्ट वाली बैटरी से इसको हम कनेक्ट करेंगे तो प्रत्येक संधारित्र के जो आवेश है वो सेम रहता है। इस संधारित्र का आवेश Q, इस संधारित्र का आवेश Q, इस संधारित्र का भी आवेश हमने क्या लिया है, Q ही लिया है। और जो वोल्टेज है वो उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग, कि धारिता के हिसाब से अलग अलग ड्रॉप हो जाता है। धारिता के हिसाब से क्या होगा, अलग अलग ड्रॉप हो जाता है। इसका जो विभव पतन है वो V1, इसका विभव पतन V2, इसका विभव पतन कितना है V3। तो V1, V2, V3 के रूप में इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है दोस्तों। तो अब यहां पर हम चलेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि यदि हम तीनों संधारित्रों की बजाय एक ही संधारित्र का प्रयोग करें, 3 संधारित्र के स्थान पर एक ही संधारित्र का यदि प्रयोग करते हैं तो उस संधारित्र का मान इन तीनों के पदों में कैसे होगा, क्या होगा। देखिए तीनों की बजाय हम क्या लें, एक ही संधारित्र लें तो क्या होगा।
यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि सभी संधारित्रों पर जो आवेश है वो समान है और विभव पतन है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो अलग अलग धारिताओं के अकॉर्डिंग इनके ऊपर ड्रॉप हो जाता है। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं इस रिजल्ट को, V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों जो भी वोल्टेज बैटरी का है वो इन तीनों पर इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग ड्रॉप हो जाता है। इसको हमने दे दिया है समीकरण 1। समीकरण 1 हमने इसको दे दिया है। अब देखिए पहले संधारित्र पर विभव पतन, पहले संधारित्र पर विभव पतन में यहां पर देखने वाला हूं। मैं आपको बता दें कि जो फॉर्मूला है धारिता आवेश बराबर होता है C इंटू V। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए पहले संधारित्र पर वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हम देख लेते हैं। पहले संधारित्र पर, पहले संधारित्र पर विभव पतन, विभव पतन। तो पहले संधारित्र पर जो विभव पतन है उसको हम लिख रहे हैं V1 से, V1 से पुट किया जा रहा है। तो यहां से देखिए V बराबर Q बट्टे में C लिख सकते हैं, Q बट्टे में C। तो पहले संधारित्र पर जो आवेश है वो तो है Q और उसकी जो धारिता है वो है C1। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। ये देखिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है। मैंने यहां से इस फॉर्मूले से पुट किया है V इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया Q बट्टे में C। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए पहले संधारित्र पर विभव पतन लिखा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरे संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर विभव पतन, दूसरे संधारित्र पर विभव पतन जिसे हम लिख रहे हैं V2 से, जिसे किससे लिखा जा रहा है V2 से पुट किया जा रहा है। Q बट्टे में C2 आ जाएगा। देखिए जो फॉर्मूला है वो है आवेश बट्टे में धारिता। तो आवेश दूसरे संधारित्र पर भी Q ही है, उसकी धारिता है C2। तो V2 बराबर आ गया Q बट्टे में C2। इसी प्रकार से हम देखेंगे तीसरे संधारित्र पर विभव पतन, तीसरे संधारित्र पर विभव पतन, तीसरे संधारित्र पर विभव पतन क्या होगा उसे हम लिख रहे हैं V3 से। और V3 बराबर क्या आएगा Q बट्टे में C3। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। देखिए इसको आप एक बार समझ लीजिए कि जो वोल्टेज होता है वो आवेश बट्टे में धारिता के तुल्य होता है। तो तीसरे संधारित्र पर भी आवेश है वो Q ही है, उसकी धारिता है C3। तो V3 बराबर आ गया Q बट्टे में C3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब दोस्तों यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर यदि हम एक ही संधारित्र का प्रयोग करें कि तुल्य संधारित्र मान लें और उसकी धारिता हम CS कंसीडर कर लेते हैं। देखिए तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम क्या मान लें कि हमारे पास में एक ही संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता है CS है। क्लियर? तो यहां से जो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसी के ऊपर होगा और सारा जो आवेश है वो इस तरीके से क्रिएट होगा। इसकी प्लेटों के ऊपर आवेश प्लस Q माइनस Q क्रिएट हो जाएगा और सारा का सारा वोल्टेज है वो इसी के ऊपर ही ड्रॉप होना। इसके सिरों पर विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो यह है श्रेणी क्रम में CS क्या है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता है। तीनों के स्थान पर यदि हम इसी का ही प्रयोग करें तो क्या होगा, CS के तुल्य धारिता होगी। तो इस संयोजन का ये हम ले रहे हैं तीनों के स्थान पर एक ही संधारित्र, इसको हम कह सकते हैं तुल्य परिपथ। तो तुल्य परिपथ के लिए, तो तुल्य परिपथ में, तुल्य परिपथ में, तुल्य परिपथ के अंदर जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है तुल्य परिपथ में, तुल्य संधारित्र पर, तुल्य संधारित्र पर विभव पतन, तुल्य संधारित्र पर विभव पतन, विभव पतन। तो उस विभव पतन को हम लिखेंगे V से
इसके ऊपर जो विभव पतन है वो सारा का सारा V हो जाएगा, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है तो सारा का सारा इस पर ही होना है। तो V बराबर इस पर आवेश कितना है Q, इसकी धारिता कितनी है CS। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5, समीकरण आ गई है 5। समीकरण 1 2 3 4 5 आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 3 4 5 को हम पुट कर देंगे। हमारे पास में देखिए क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 3 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर क्या निकल कर आ रहा है, 1 के अंदर जैसे ही पुट करेंगे इसमें V की वैल्यू रख दीजिए, ये है Q बट्टे में CS, Q बट्टे में CS, और ये आ गया 1 बट्टे में C1, उधर से देखिए Q बट्टे में C1, V2 की वैल्यू है Q बट्टे में C2, फिर प्लस में Q3 बट्टे में C3, ये आ चुका है दोस्तों। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो ये Q ही है, ये भी Q ही है, दोनों की वैल्यू Q के इक्वल ही है। दोनों तरफ से Q कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। अब ये जो राशियां हैं मैं इनको इधर पुट कर देता हूं। यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन हम देख रहे हैं, हमारे पास में देखिए लास्ट रिजल्ट क्या आ चुका। यदि आप लोगों को ये वो दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं अब इसमें पुनः पुट कर रहा हूं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V का जो मान है वो है Q बट्टे में CS, फिर प्लस में V1 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 से आप देखिए बराबर में V1 का जो मान है वो है Q बट्टे में C1, फिर प्लस में Q बट्टे में C2, फिर प्लस में Q बट्टे में C3। मैंने इस इक्वेशन नंबर पहले 5 को रखा V की वैल्यू, फिर V1 का मान समीकरण 2 से, V2 का मान समीकरण 3 से और V3 का मान समीकरण 4 से इसमें पुट कर दिया है। अब दोनों तरफ से Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम Q कॉमन लेंगे तो इधर रह गया 1 बट्टे में C1, एक प्लस 1 बट्टे में C2 प्लस 1 बट्टे में C3 रह गया है। देखिए दोनों ओर से Q कैंसिल हो जाएगा, दोनों ओर से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बट्टे में CS बराबर आ गया 1 बट्टे में C1, फिर प्लस में 1 बट्टे में C2, फिर प्लस में 1 बट्टे में C3। तो ये आ गया है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तुल्य धारिता है CS और उसका व्युत्क्रम हो गया 1 बटा CS। वो किसके तुल्य होता है, अलग अलग संधारित्रों की धारिताएं, अलग अलग संधारित्रों की धारिताएं हैं C1 C2 C3, उनके व्युत्क्रमों। तो इसका C1 का व्युत्क्रम हो गया, पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम हो गया 1 बटा C1, दूसरे का हो गया 1 बटा C2, तीसरे का हो गया 1 बटे में C3। इन धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में फाइनली फॉर्मूला आ चुका है, लास्ट जो रिजल्ट है वो आ चुका है दोस्तों। अब इससे संबंधित श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, जो हमने अभी यूज में लिए हैं वही तथ्य मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए कौन कौन से तथ्य हमने यूज में लिए हैं, कौन कौन सी चीजें हमने देखी है। पहली बात तो हमने यही देखी है कि सभी संधारित्रों पर श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आवेश समान होता है, और वो हमने Q के इक्वल लिया था। किसके इक्वल लिया था, Q के इक्वल लिया था कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी संधारित्रों पर आवेश समान होगा, चाहे उनकी धारिताएं भिन्न भिन्न क्यों ना हो, चाहे उनकी धारिताएं अलग अलग क्यों ना हो, सभी संधारित्रों पर जो आवेश है वो समान होगा। इसके अलावा श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो वोल्टेज आप लगाते हैं वो अलग अलग संधारित्रों पर विभव पतनों की योग के बराबर होता। अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी है उसमें ये देखा था कि
जो आपने वोल्टेज लगाया वही वोल्टेज उस श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जुड़े संधारित्रों पर ड्रॉप हो जाता है। यहां पर हमने V वोल्टेज की बैटरी लगाई, वो वोल्टेज गया कहां? वो C1, C2, C3 धारिता वाले संधारित्रों पर काम आ गया। तो जो कुल वोल्टेज है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर? तीसरा क्या है, देखिए मैं तीसरा बिंदु यहां से इस तरीके से लिख रहा हूं कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3, कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3। तो V1 और V2 का अनुपात निकालेंगे तो 1/में C1 अनुपात 1/में C2 अनुपात 1/में C3, इस तरीके से इनका अनुपात आ जाएगा। अभी हमने संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं निकाला। जब ऊर्जा का फॉर्मूला और निकालते तो इनके अंदर संचित ऊर्जा की भी यहां पर हम चर्चा कर लेते, बट यहां तक आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। एक स्टेटमेंट और समझ लीजिए कि देखिए दोस्तों, यदि हम संधारित्र की प्लेटों के समांतर, संधारित्र की प्लेटों के समांतर यदि परावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं रख दें तो वो श्रेणी क्रम संयोजन की भांति काम करेगा। देखो कैसे, जैसे ये हमारे पास में कोई संधारित्र है, इसमें इतनी मोटाई वाला कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया, यहां पर कोई दूसरा परावैद्युत माध्यम रख दिया, यहां पर कोई तीसरा परावैद्युत माध्यम रख दिया, यहां पर कोई चौथा परावैद्युत माध्यम रख दिया। क्लियर? अब ये जो आप लोग देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम को हम इस तरीके से, मैं यहां पर थोड़ा छोटा सा बना लेता हूं ताकि आपको हम बनाने दूसरा बनाएं। तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ये एक संधारित्र हो गया, ये एक दूसरा संधारित्र हो गया, पहला परावैद्युत इसमें, दूसरा परावैद्युत इसमें, ये एक तीसरा संधारित्र हो गया है, और ये हमारे पास में एक चौथा संधारित्र हो गया। तो यदि समांतर पट्टिकाएं रखी हुई है, प्लेटों के समांतर यदि परावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं रखी हुई है तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। बट यहां पर जो धारिता, ये जैसे कुल जो डिस्टेंस है वो d थी, और इसकी डिस्टेंस, इसकी जो दूरी है, चौड़ाई है d1 d2 d3 d4, तो इसकी है d1, इसकी d2 d3 d4, इस तरीके से। और वैसे प्लेटों का क्षेत्रफल सबका समान होगा और इस तरीके से ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये ध्यान आपको रखनी है। क्लियर? अब हम चर्चा करते हैं यहां पर इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। अब हम देखेंगे यहां पर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, कि यदि हम संधारित्रों को समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। हम यहां पर 3 संधारित्र लेंगे जिनकी धारिताएं हम C1, C2, C3 कंसीडर कर लेंगे और उन्हें हम समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। ये हमारे पास में 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों को हम समांतर क्रम में, देखिए सभी प्लेटों की जो सभी संधारित्रों की फर्तम प्लेटें एक सिरे से तथा दूसरी जो प्लेटें हैं वो किसी दूसरी संधि से कनेक्ट कर देंगे और उन सभी को हम एक सेल से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमारे पास में 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है और तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों की जो फर्तम प्लेटें हैं वो बैटरी के एक सिरे से और तीनों की दूसरी जो प्लेटें हैं वो बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ी हुई है। तो यदि ये यहां पर देख लीजिए, तीनों आपस में कनेक्ट है और इन तीनों की जो दूसरी प्लेटें हैं वो भी आपस में कनेक्ट है, तो इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन भी इसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब देखिए यहां से इस बैटरी से आवेश चलेगा Q। ये जो आवेश Q है वो यहां पर आते ही 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। इस प्लेट की जो इन संधारित्रों की जो फर्तम प्लेटें हैं
उनके ऊपर वितरित हो जाएगा, वो उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग इनकी प्रथम प्लेटों पर वितरित हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से कितना आवेश चला, इस बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से हम कंसीडर कर लें कि प्लस क्यू आवेश चला, वो जो प्लस क्यू आवेश है वहां यहां पर आते 3 भागों में डिवाइड हो गया, इसके ऊपर प्लस में Q1 आ गया, इस प्लेट के ऊपर प्लस में Q2 आ गया और इस प्लेट के ऊपर प्लस में Q3 आ गया। तो हम ये जानते हैं कि इसके ऊपर प्लस में Q1 आएगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस में Q1, इस पर माइनस में Q2, इस पर माइनस में Q3, इस तरीके से आवेश आएगा। तो यदि हम यहां पर इस संधारित्र के आवेश की बात करें तो वह है Q1, दूसरे संधारित्र का आवेश Q2, तीसरे संधारित्र का आवेश है Q3। समझ लीजिए कि बैटरी द्वारा दिया गया आवेश अलग अलग संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग वितरित हो जाता है। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए, बैटरी द्वारा क्यू आवेश दिया गया और ये जो क्यू है वो इन संधारित्रों पर वितरित हो जाता है, तीनों संधारित्रों पर अलग अलग वितरित होगा, एक पर Q1, दूसरे पर Q2, तीसरी पर Q3 आवेश वितरित हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि इस बिंदु तथा इस बिंदु के सिरों का विभवांतर है V, तो इन तीनों ही संधारित्रों के सिरों का विभवांतर भी V ही रहेगा। देखिए दोस्तों, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर यदि निश्चित रहे तो यहां पर विभवांतर V है, इसके सिरों का विभवांतर V, इसके सिरों का विभवांतर भी V ही रहता है। तो तीनों संधारित्रों का विभवांतर V के तुल्य है, V के इक्वल है दोस्तों। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों संधारित्रों पर वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम रहता है, जबकि आवेश उनकी धारिताओं के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो देखिए मैं यहां पर सर्वप्रथम पुट कर रहा हूं कि बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश Q अलग अलग संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है उसकी मात्रा ज्ञात करने वाले हैं। तो प्रथम संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश कितना है, तो पहले संधारित्र पर आवेश को हम लिख रहे हैं Q1 से। देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर होता है C इंटू V, C इंटू V। तो इस पहले संधारित्र की जो धारिता है वो है C1, इसका विभव है V। तो इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 पहले आ चुकी है, इसे हमने दे दी है इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरे संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर जो आवेश है वो है Q2 बराबर है C2 इंटू V, और इसे हम देते इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 हमारे पास में आ गया है। इसी प्रकार से आप देखिए तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश, तो तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर आ गया C3 इंटू V। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 इसे हम दे देते हैं। तो दोस्तों समीकरण 2, 3, 4 ये हमें बता रही है कि इन संधारित्रों पर आवेश कितना होगा, ये हमने इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर यदि हम एक ही संधारित्र का प्रयोग करें तो उस परिपथ को तो हम कहेंगे तुल्य परिपथ। क्या कहा जाएगा, तुल्य परिपथ। 3 के स्थान पर हमने क्या ले लिया, एक ही संधारित्र का प्रयोग कर लिया। ये संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है, ये बैटरी का प्रतीक चिन्ह है, और उसकी धारिता हम Cp कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो वोल्टेज है वो सारा का सारा इस पर ड्रॉप होगा, और जो आवेश ये जो सेल दे रहे हैं वो सारा का सारा जो आवेश है वो इसी संधारित्र पर ही उपस्थित होगा। तो इस संधारित्र के इस परिपथ के लिए तुल्य कुल आवेश, जो कुल आवेश है बैटरी द्वारा दिया जाने वाला है
वो सारा का सारा आवेश इस संधारित्र पर चला जाता है। तो Q बराबर इसकी जो धारिता है वो हमने Cp कंसीडर कर ली, इसका विभव V के इक्वल है, तो Cp इंटू V आ चुका है। ये आ गई है समीकरण 5। हमें समीकरण 2, 3, 4 और 5 को उठाकर समीकरण 1 के अंदर पुट कर देना है। तो समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 के अंदर रख देंगे तो हमें Q बराबर, Q की वैल्यू है Cp इंटू V, फिर Q1 की वैल्यू है C1V, C2V प्लस C3V। यहां से हम V दोनों तरफ से कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। C1, C2, C3, V से V कैंसिल हो गया। हमारे पास में ये रिलेशन आ गया है Cp, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। देखिए दोस्तों, इसको फिर से सुन लीजिए कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं की योग के बराबर होता है, सीधा सीधा योग हो जाता है। यदि यहां पर हमने 3 संधारित्र लिए, यदि 3 से ज्यादा होते तो भी उनका योग इसी प्रकार से ही होता चला जाता, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn, इस तरीके से हो जाता। दोस्तों अब यहां पर समांतर क्रम संयोजन से संबंधित भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहली बात तो यही है कि सभी संधारित्रों पर जो विभव है वो समान है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों में से पहली बात देखिए क्या है कि सभी संधारित्रों पर विभव पतन क्या है, समान है, और उसको हमने V के इक्वल लिया था। क्लियर। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश अलग अलग संधारित्रों पर मौजूद आवेशों के योग के बराबर होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन संधारित्रों पर उपस्थित जो आवेशों का अनुपात है, देखो इन दोनों का अनुपात, इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो C1 बट्टे में C2 आ जाएगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे, C1 अनुपात C2 अनुपात C3। तो Q1 Q2 Q3 इनका यदि अनुपात हम देखें तो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के इक्वल होगा। दोस्तों अब देखिए ये हमारे पास में एक संधारित्र है और संधारित्र की प्लेटों के लंबवत यदि इस तरीके से हम कोई पराविद्युत माध्यम रख दें, इसके अंदर हम कोई पराविद्युत माध्यम यदि इस तरीके से भर दें, ये एक पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, ये एक दूसरा पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है और ये एक तीसरा पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो इन्हें हम 3 समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों के रूप में ले सकते हैं। यहां पर इनके प्लेटों के मध्य की दूरी तो सेम रहेगी लेकिन इनका क्षेत्रफल अब बदल जाएगा, बट इनको लेने का तरीका इस तरीके से है। एक संधारित्र इस तरीके से हम ले सकते हैं, दूसरा संधारित्र इस तरीके से लिया जा सकता है, ऐसे ले सकते हैं, और तीसरा संधारित्र ये हमारे पास में है, इस तरीके से लिया जा सकता है। ये जो तीनों ही संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में संयोजित माने जा सकते हैं। इस तरीके से यदि ये हमारे पास में पराविद्युत माध्यम रखे हैं तो इस तरीके से इनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये 3 संधारित्र है, उनके मध्य इस तरीके से पराविद्युत माध्यम रख सकते हैं, मान सकते हैं। यह है समांतर क्रम संयोजन। अब दोस्तों मैं एक दो सिंपल से एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं और उस एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि तुल्य धारिता क्या है। उसमें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम दोनों ही संयोजनों को हम यहां पर लेकर चलेंगे। तो मैं एक मिश्रित कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने एग्जाम्पल में रख रहा हूं ताकि आप लोग बेटर तरीके से समझ पाए। देखिए हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास में कुछ संधारित्र हैं, जैसे मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, ये एक संधारित्र है और ये फिर से एक संधारित्र है। ये मैंने एक इजी सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया है। इस तरीके से मैंने ये ले लिया बिंदु B। हमें बिंदु A और B के मध्य की तुल्य
धारिता ज्ञात करनी है। इसको मैं ले लेता हूं 3 माइक्रोफेरेड, इसको मैंने ले लिया 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 3 माइक्रोफेरेड का है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे इसको मैं ले लेता हूं 1.5 माइक्रोफेरेड और इससे मैं ले लेता हूं 3 माइक्रोफेरेड, इससे मैं ले लेता हूं 3 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हम इन संधारित्रों का नाम दे देते हैं। इस संधारित्र की धारिता को C1 से, इसको हम C2 से, इसको C3 से, इसे हम C4 से और इसे हम C5 से कंसीडर कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन छोटे छोटे भागों की तुल्य धारिताएं निकालेंगे जो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप इन्हें देखेंगे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में है या ये समांतर क्रम में है। हाँ बिल्कुल है, बट इससे पहले आप देखेंगे कि ये इसके समांतर क्रम में, ये अकेला ही इसके समांतर क्रम में नहीं है, इसके समांतर क्रम में तो ये भी है। इसलिए पहले उन छोटे छोटे पार्ट्स को सोल्व करना है जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर ये दोनों जो भाग हैं वो कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले इन दो को सोल्व करना पड़ेगा। तो C2 और C3 की तुल्य धारिता हमें सबसे पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो C2 व C3 की तुल्य धारिता दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? आप देख लीजिए, दोनों यहां पर श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये श्रेणी क्रम के अंदर फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं। अभी हमने इस वीडियो में देखा श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, जिसे हम 1/CS से लिख रहे थे, 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3, इस तरीके से था। क्लियर? समांतर क्रम में इस तरीके से था। समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य धारिता बराबर होती है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के। तो इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, तो 1/C2 प्लस 1/C3 और उनकी तुल्य धारिता हमने C' कंसीडर कर ली है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। C2 की वैल्यू है 3, फिर C3 की वैल्यू भी है 3। तो इसे हम इस तरीके से 3 LCM आ गया, 1 + 1 2/3, ये आ गया 1/C' की वैल्यू। तो C' बराबर हमारे पास में आ गया 3/2, इसमें 1.5 और मात्रक वही होगा जो इनका मात्रक है। तो माइक्रोफेरेड में ले रहे हैं सभी मात्रक, तो इनका मात्रक भी क्या होगा? माइक्रोफेरेड में ही होगा दोस्तों। तो ये आ गया C' का मतलब हो गया कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर हमने क्या लगा दिया अब C'। चलिए मैं एक थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट समझने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए फिर से मैं ये डायग्राम बना देता हूं। ये इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं। ये B है, ये A है, ये यहां पर C1, ये आ गया अब C'। अब इसको आप समझ लीजिए कि यहां पर पहले C2 और C3 थे, अब आ गया C', और C' का मान हमने निकाल लिया 1.5 होता है। अब दोस्तों इस डायग्राम को गौर करके देखिए कि C' और C4 ये दोनों भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों कौन से क्रम में करेक्ट हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाकर इन दोनों की हम तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो C' व C4 की तुल्य धारिता, C' व C4 की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या होगी? देखिए इसके लिए हमारे पास में सीधा मैं C" से पुट कर दूं। हमें नए नए सिंबल तलाशने होंगे। तो C" ये दोनों समांतर क्रम में है, तो एक C' प्लस आ गया C4, क्योंकि समांतर क्रम में तो सीधा जोड़ होना है। सीधा जोड़ करके तुल्य धारिता फाइंड आउट कर लेते हैं। C" C' प्लस C4 आ गया। तो यहां पर C' की वैल्यू आपके पास में कितनी है? C' की वैल्यू ये रही 1.5। तो 1.5, C4 की वैल्यू कितनी है? फिर वो भी 1.5। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना आ गया? ये आ गया 3 माइक्रोफेरेड। 3 माइक्रोफेरेड, ये C" की वैल्यू आ गई। ये जो C" है इन दोनों के तुल्य
धारिता होती है। इन दोनों के तुल्य धारिता C" से हमने पुट की है। तो यहां पर ये A लगा हुआ है, ये संधारित्र है इस तरीके से। अब देखिए जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का रह जाएगा। यहां पर ये तो है C1 और ये इन दोनों के स्थान पर आ गया C"। इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया C" और ये C5 पड़ा ही है। अब आप यहां पर देखिए कि 3 संधारित्र बचे हैं और तीनों श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। तो श्रेणी क्रम में अब इनका तुल्य धारिता C1, C" और C5 की तुल्य धारिता कितनी होगी? तीनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इस तरीके से निकालेंगे। तुल्य धारिता को मैं C से कंसीडर कर लो तो 1/C इक्वल टू 1/C1, क्योंकि पहला जो संधारित्र है वो C1, फिर प्लस में 1/C" प्लस 1/C5। इस तरीके से ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। C1 की जो वैल्यू है दोस्तों हमने कंसीडर की थी 3 माइक्रोफैराड, तो 1/3, फिर प्लस में C" की वैल्यू हमने निकाली यहां पर 1/3 और C5 की जो वैल्यू है वो हमने कंसीडर की थी 1/3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से 3 एलसीएम आ गया, 1 + 1 बराबर हमारे पास में आ गया 3/3 बराबर 1। तो C बराबर आ गया 1 माइक्रोफैराड। इन तीनों के स्थान पर यदि हम एक संधारित्र का प्रयोग करें तो उस संधारित्र की धारिता होगी 1 माइक्रोफैराड होगी। ये A और B के बीच की इस सर्किट को इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह सीधा आप 1 माइक्रोफैराड जोड़ दिए तो भी इसका मतलब तो यही हुआ कि तीनों को जोड़ने की बजाय आप तुल्य संधारित्र जोड़ रहे हैं तो आपको कम संधारित्र लगाने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बिंदु A और B के मध्य की तुल्य धारिता। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को संधारित्रों का जो संयोजन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।